नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस वीकली फीचर सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, वार्तिक टीवी का ये वीकली जो प्रोग्राम है वो हम करते हैं राजनीतिक उठापटक के ऊपर हमारे राजनीति के चाणक्य समझे जाने वाले चंद्रराज सिंघवी के साथ। वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी अपनी पैनी राजनीतिक दृष्टि और अपने लंबे सुदीर्घ अनुभव का हमारे सभी दर्शकों को, आपको अपना अनुभवजन्य जो लाभ है वो देते हैं। हमेशा हम उनसे बातचीत करते हैं। आज की जो बातचीत है वो हम केंद्रित करना चाह रहे हैं कि वर्तमान भारत की मोदी सरकार पर लगातार जिस तरह से कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि मौजूदा सरकार धनाढ्य घरानों को, कतिपय धनाढ्य घरानों को पनपाने का काम कर रही है। इसके ऊपर आज हम विस्तार से चंद्रराज जी से जानेंगे कि इन आरोपों में कितना दम है और ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। साथ ही आज हम ये भी जानेंगे कि ये जो धनपति घराने हैं, इनका जो धन खर्च करने का जो प्रदर्शन है, ये जो वल्गर प्रदर्शन है, भोंडा प्रदर्शन है, ये जो नए धनपति जो बने हैं, नव धनाढ्य बने हैं, इनका इस तरह से झरनों की तरह से पैसे बहाकर किस तरह का संदेश ये जनता को देना चाहते हैं, इसके ऊपर भी हम आज की बातचीत में विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज के जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो चैरिटी करते हैं, जो समाज सेवा का जो काम करते हैं, उनके मुकाबले में हमारे यहां के जो नव धनपति हैं या धनपति हैं वो किस तरह खरा उतरते हैं इस मामले में। साथ ही आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि हमारे भारत के जो पारंपरिक घराने रहे हैं, रईस घराने, धनाढ्य घराने, उनका क्या इतिहास रहा है, इसके ऊपर हम विस्तार से आज के इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम के सूत्रधार, पूर्व कैबिनेट मंत्री, राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंघवी का। सिंघवी साहब, स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, वैसे तो सियासी चाल भूचाल के सूत्रधार आप हैं, हमारे दर्शक भी अब आपसे बहुत अच्छे से परिचित हो चुके हैं। इस प्रोग्राम में आज की जो प्रस्तावना है वो मैंने रख दी है कि किस तरह से हमारे जो धनाढ्य घराने हैं, जो नव धनाढ्य हैं, जो नई आर्थिक उदार नीति जो हमारी रही है उसके बाद से जो घराने पनपे हैं, उनका जिस तरह से धन खर्च करने का वल्गर प्रदर्शन सामने आता है। साथ ही हमारे जो पुराने जो घराने हैं, जो उद्योगपति घराने हैं, धनपति घराने हैं, उनका क्या इतिहास रहा है। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये चाहूंगा कि ये जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जाते हैं वर्तमान सरकार के ऊपर कि वो कतिपय धनपति घरानों को पनपाने का ही काम कर रही है ये सरकार, इस बारे में आप अब इस प्रोग्राम में हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या चर्चाएं चल रही हैं और किस तरह से हमारा इतिहास रहा है। जब कोई धनपति घराना सरकार और शासन को अपना किराएदार की तरह उपयोग करने लगे तो आप मान करके चलिए कि शासन का पतन हो जाता है। मुझे याद है वो दिन जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने प्रथम बार शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की, तब मुकेश अंबानी ने उनके कंधे पर हाथ धर दिया था। मैं तभी समझ गया था कि उद्योगी घरानों का अहंकार अब चरम सीमा पर पहुंच रहा है। आप और तो और इंदिरा और सोनिया गांधी की सरकार में किसी औद्योगिक घराने के मालिक की यह हैसियत नहीं थी कि वो अहमद पटेल के कंधे पर भी हाथ धर दे, मगर इतना अहंकार, इतना गर्व, इतनी हैसियत और इतना ओवर मूल्यांकन करके उद्योगपति घराने के चंद लोगों ने इस सरकार को ऐसे ले लिया है जैसे सरकार उनकी बाहों में है, उनकी रखैल की तरह है। आपने पूछा कि कांग्रेस के आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। सारा देश जानता है कि जिस विचित्र और वाचाल गति से अडानी अंबानी जैसे घरानों का विकास हुआ है और टाटा बिरला जैसे घरानों की विकास की प्रतिशत घटी है, आपके सामने है। इसलिए स्पष्ट जाहिर होता है कि सरकार पर चंद घरानों का कब्जा है। अब जब उनका कब्जा यहीं तक हो सीमित तो ठीक है, सरकारें बनाने और बिगाड़ने में भी उनकी वाचाल राय का प्रयोग किया जाने लगा है, तो क्या ये उचित है? मैं मेरे श्रोताओं से ये पूछना चाहता हूं, आप अपने दिल पर हाथ धरकर धरिए, क्या ये सच नहीं है?
मैं आपसे एक बात बताऊं, घराने पहले भी थे, गांधी जी के मित्र थे, जमनालाल बजाज थे, बिरला थे, पुष्कर के निर्माता बांगर्स थे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर धर्म की चर्चा करने वाला बिरला परिवार भी था, मगर इतनी हैसियत किसी की नहीं बनी। मुझे यहां तक याद है कि एक बार जब घनश्याम दास जी बिरला को जवाहरलाल जी से मिलना था, तब उन्होंने समय मांगा था और कहा था कि मैं आपके आऊं। तब जवाहरलाल जी ने कहा नहीं, मैं आऊंगा, क्योंकि आप गांधी जी के मित्र हो। इसके बावजूद भी वो माने नहीं, वही गए मिलने के लिए। इतना अंतर तो शासन और उद्योगपतियों में होना चाहिए, जो स्नेह से लुप्त होता जा रहा है। ये सर्वथा उचित नहीं है, ये सर्वथा अनुचित है। इतना अहंकार, इतना गर्व और इतनी हैसियत का अंदाज जब उद्योगपतियों को होगा, तब वो रिटायरमेंट के पहले आईएएस अफसरों को नौकर लगा देंगे, रिटायरमेंट के पहले जुडिशियल अधिकारियों को नौकर लगा देंगे। सारे देश की अर्थव्यवस्था उनके हाथों में चली जाएगी और जो अहंकार ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा धनात्मयों का गर्व बढ़ जाएगा, उनकी दौलत बढ़ जाएगी, उनके हैसियत कारनामे बढ़ जाएंगे, तब उनमें दुरुपयोग का जन्म होगा। अभी एक उद्योगपति ने कहा कि मेरी पत्नी, ये उसने कहा नहीं, उसके जानने वालों ने जानकारी दी कि 1,25,000 रुपये कप में चाय पीते हैं, तो क्या उससे चाय ज्यादा मीठी हो जाती है? क्या दूध की प्रतिशत घट जाती है? क्या पत्ती कड़वी नहीं होती है? दूसरे ने कहा कि नहीं, मैंने अपने पुत्र वधू के लिए 80 करोड़ रुपए का एक लहंगा बना लिया है, तो उससे क्या हो जाएगा? क्या सौंदर्य बढ़ जाएगा? ये प्रकार का भौंडा प्रदर्शन है। कभी कोई कहता है इतने का नेकलेस ले लिया, कभी कोई कहता है मेरे जन्मदिन पर 150 करोड़ लोगों को खर्च करके मैंने पार्टी दे दी। एक उद्योगपति कहता है कि मैंने मेरी पत्नी को जन्मदिन पर हवाई जहाज भेंट कर दिया। दिस इज अ डर्टी शो ऑफ वल्गर एग्जीबिशन ऑफ बैड मनी, गुड मनी इन ए बैड मनी। ये उचित नहीं है, सर्वथा उचित है। कोई वो जमाना था जब पैसे होते थे तो उद्योगपति कहता था कि मैं स्कूल खोल रहा हूँ, उद्योगपति कहता था मैं कॉलेज खोल रहा हूँ, बिरला बोले मैं रांची यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, पिलानी यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, टाटा ने इंस्टीट्यूट बना दिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिए। आज के जमाने में क्या है? सारे शौक बदल गए, सारे परिवेश बदल गए, सारे उद्देश्य बदल गए, सारी नीतियां बदल गई, सारे विचार बदल गए। इस प्रकार का धन का गलत उपयोग करके गरीबों और मध्यम परिवार के लोगों को चिढ़ाते हैं, ये सर्वथा उचित नहीं है। मैं चाहूंगा कि अंबानी परिवार इस पर गौर करे। उनके हर प्रोग्राम का कितना भोंडा प्रदर्शन टीवी पर किया जाता है। ये नेकलेस आ गए, ये 4 करोड़ का हार आ गया, ये 25 करोड़ का कपड़ा, ये व्हाट इज दिस? अंबानी जी, आप देश के नहीं विश्व के बहुत बड़े उद्योगपति हो, आपके लिए बहुत छोटी छोटी तुच्छ बातें। और टाटा चाहे तो नहीं करता था प्रदर्शन, बिरला नहीं कर सकता प्रदर्शन, अनिल अग्रवाल नहीं कर सकता प्रदर्शन, करते नहीं है। चंद घरानों ने इस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन करके इन उद्योगपतियों के प्रति लोगों के मन के अंदर घृणा को जन्म दिया है, उनका सम्मान घटा है। मैं चाहता हूं कोई भी उद्योगपति हो, देशभक्ति के काम का प्रदर्शन करे, गौ सेवा का प्रदर्शन करे, मंदिरों के निर्माण का प्रदर्शन करे, शिक्षा के प्रचार का प्रदर्शन करे, स्वास्थ्य के लिए खर्च किए का प्रदर्शन करे, तो अजीम प्रेम जी की तरह उसका सम्मान अपने आप बढ़ जाएगा। ऐसा होता नहीं है। आज आपने जो विषय उठाया बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी सीमा नहीं है। इस प्रकार का वल्गर प्रदर्शन होता रहा तो इस देश में एक दिन आम जनता उद्योगपतियों से नफरत और घृणा करेगी। ये उनके लिए भी उचित नहीं होगा। मैं उद्योगपतियों का सम्मान करता हूं, उन्होंने देश का विकास किया है, देश का निर्माण किया है, देश का उद्योगीकरण किया है, अर्थव्यवस्था सुधारी है, इसके लिए वो सम्मान के हकदार हैं। पर ये सम्मान का हक उन्हें जनता के सामने भोंडे प्रदर्शन का अधिकार नहीं देता। मैं इसकी दृढ़ मान्यता लेके चलता हूं। अडानी अंबानी का नाम लेने का कोई अर्थ नहीं है। कुछ और भी घराने हैं, अपनी अपनी हैसियत में करते हैं। अरे आजकल तो कंपटीशन है कि शादी में कितना खर्चा, 400 गाड़ी है तो 400 मर्सिडीज कैसे आई, हवाई जहाज कितने पहुंचे, 50 हवाई जहाज उतर गए अड्डे पर, 60 हवाई जहाज, ये क्या है? व्हाट इज दिस? पहले तो यह नहीं होता था। कभी बिरला परिवार टाटा ने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया, कभी बांगड़ और साउथ जैन ने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया, कभी जमनालाल बजाज के परिवार ने ऐसा प्रदर्शन किया। मैं चाहता हूं नवाद्य उद्योगपति, चाहे वो विश्व में इनसे बहुत बड़े हुए हैं, बड़ा होने का अर्थ तो विनम्रता होता है, बड़ा होने का झुकना होता है, बड़ा होने का अर्थ ये सादा जीवन उच्च विचार को भूल ही गए। सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत अब रहा ही नहीं। इसलिए मैं, जब लोग आरोप लगाते हैं अडानी और अंबानी पर कि साहब ये खाली सरकार के समर्थन से इतना धन बना रहे हैं, तो लोगों को शक नहीं होता है, क्योंकि ईमानदारी, मेहनत और चरित्र के साथ कमाया हुआ पैसा इस प्रकार से भोंडे तरीके से खर्च नहीं किया जाता है। ये जनता अगर शक करती है तो जनता गलत नहीं करती है। जनता जो करती है सोच कर करती है। जनता बहुमत है, हजारों लोगों के विचारों के बाद एक
जिस प्रकार एक कहावत बनने में 1000 वर्ष बनते हैं, जनता का विचार बनने में 100 वर्ष लग जाते हैं। जी, तो अभी आपने जैसा बताया कि मुकेश अंबानी, यूं तो हमारे दर्शकों को सब पता है कि आज की तारीख में वो एशिया के सबसे बड़े धनपति हैं और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की उनकी जो रकम है उसके वो मालिक हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह सिंघवी साहब कह रहे हैं कि ये जो भोंडा प्रदर्शन है मुंबई में, जहां मुकेश अंबानी ने करीब 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से जो एंटीलिया बिल्डिंग अपने रहने के लिए बनाई है, उसके ठीक सामने मुंबई की सबसे ज्यादा गरीब बस्ती धारावी भी है। और जिस तरह से ये जनता को एकदम चिढ़ाने जैसी जो हरकत है, ये करतूत जो है, ये सामने आती है। और सिंघवी साहब बिल्कुल सही कहते हैं कि इस तरह से ये जो नव धनपति बने हैं, इनका इस तरह धन का ये जो प्रदर्शन है, ये भोंडा प्रदर्शनी कहा जाएगा, वल्गर प्रदर्शनी कहा जाएगा। और अभी जैसा सिंघवी साहब ने बताया कि बर्थडे के ऊपर अपनी पत्नी को एक हवाई जहाज दे देना, ये किस तरह भारत जैसे देश में भारत की जनता को एक तरह से चिढ़ाने जैसी बात होती है। और जैसा सिंघवी साहब से आपने सुना कि किस तरह से महंगी क्रॉकरीज का प्रदर्शन करना, महंगे कपड़ों का प्रदर्शन करना, शादियों में इतना रुपया खर्च करना कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इससे जो मैसेज जाता है, और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को बुलाना, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को बुलाकर अपनी ड्रेसेस का प्रदर्शन करना, अखबारों में इंटरव्यू देना, टीवी के ऊपर शोज करना, ये हमारे यहाँ की जनता को क्या मैसेज जाता है। और इसी चक्कर में संभवतः ये जो धनपति हैं, ये सरकार से भी अपनी गलबैयां करते नजर आते हैं, जिससे कि इनके ऊपर ये जो कोप है जनता का, ये कभी फूट ना पड़े। और सरकार भी संभवतः इन्हीं के गाए बगाए चक्रों में रहती है, इन्हीं को बचाती रहती है। और आज की तारीख में यदि हम बात करें तो ये जो नवधनाट्य हैं, इनके पास उद्योग कम है और चालबाजी का कारोबार ज्यादा है। तो मैं अब सिंघवी साहब से यह भी जानना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जिस तरह जो धनपति हुए हैं, जिनका नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है, चाहे वो बिड़ला हो, चाहे सिंघानिया हो, चाहे हमारे यहाँ के रुइया हो, चाहे हमारे यहाँ के झुंझुनू वाल्स हों, चाहे भांगड़स हों, इनके मुकाबले में ये जो नई आर्थिक नीति से ये जो नए धनपति बने हैं, सरकारी चालबाजी कर करके और सरकारी जो नियमों का और ये सारा खेल कर करा के, ये जो स्काउंड्रल्स जो बैठे हुए हैं, ये सरकारी नीतियों में पारंगत हैं। और सरकार में लगे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसर हैं, नेता हैं, ये सब मिले हुए हैं और ये इन्हीं को फायदा पहुंचाते रहते हैं। अन्यथा रातों रात इस तरह से किस तरह वेल्थ बढ़ी है इनकी, जबकि कोई इंडस्ट्री सामने नजर नहीं आती इनकी। तो हमारे जो इंडस्ट्रियल घराने थे, जो वाकई उद्योग लगाकर बैठे हुए थे, जनता को रोजगार देते थे, लाखों लोग उनके यहां पर सरकारी तनख्वाहों से भी ज्यादा तनख्वाह पाते थे। और डेजर्ट तक में उन्होंने कुएं, बावड़ियां, मंदिर, पाठशालाएं, बगीचियां, लोगों के मनोरंजन के लिए साधन ये जो बनाए, वो आज कहीं नजर नहीं आते। और ये जो नव धनपति हैं, ये सरकारी अफसरों की और सरकारी नेताओं की गलबैयां करते हुए जनता को चिढ़ाते हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है, ये कब तक चलेगा? आप बहुत ज्यादा सच बोल गए सुभाष जी। इतना सत्य तो बहुत कड़वा होता है, मगर सच तो सच ही होता है। आपने एक बात भी गलत नहीं कही। एक बार किसी ने टाटा से पूछा था कि आपसे भी अंबानी आगे चले गए, तो टाटा ने हंस के जवाब दिया, आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट, ही इज ए बिजनेसमैन। इसका फर्क समझना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात करूं, विदेशों को आप को देखिए, पूरी की पूरी संपत्ति दान में दे देते हैं। अजीम प्रेमजी को देखिए, धन का लोभ होते, जो मांगो सरकार के लिए, कहा अपना घर बेच के मैं कोरोना मदद कर दूंगा। किया, अंबानी ने बहुत किया, मैं इसकी मनाही नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप कितने भी अच्छा काम करने के बाद में आप जो प्रदर्शन करो तो उसका मजा चला जाता है, लोगों में सम्मान और श्रद्धा घट जाती है। मैं इनके विरोध की बात नहीं करता, मैं इनको सुझाव देना चाहता हूं कि अब आपको देश के लिए वो काम करना चाहिए। बड़े बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट, आपकी कितना पैसा है, सीमा ही नहीं है। और बाकी उद्योगपतियों का पैसा तो उद्योग में लगा हुआ है, उनके पास लिक्विडिटी की कमी है। आप एक ट्रेडर कम कमर्शियल मैन हो, आपके पास लिक्विडिटी की कमी नहीं है। इसलिए जब पूरे देश में ये बात चलती है कि ये वाचाल प्रदर्शन समाप्त होना चाहिए, तो आपको सुझाव देने वालों को धन्यवाद देना चाहिए और आगे से अपने में सुधार करना चाहिए, क्योंकि आखिर इसका अंत अच्छा नहीं होता है। आपने पुराने दंपतियों की बात की, मैं कहता हूं इन नव दंपतियों को मानना चाहिए,
इस देश में इतिहास केवल शौर्य और त्याग का होता है, पैसे का नहीं होता है। हजारों ओसवाल जैन, हजारों बनिया मालदार हो गए, पर नाम केवल भामाशाह का रहा। हजारों लोग सूरवीर हो गए, नाम उसी का जो महाराणा प्रताप बना। जब सूरवीरों, त्यागियों इनका होता है या फिर विद्वानों का नाम होता है, तो ये नाम पैदा करिए, क्या इस धन का उपयोग कर लोगे आप? कितना बढ़ाओगे आप? वर्ल्ड के नंबर 6 वर्ल्ड 1 हो जाओगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? आप उस चाय, उस कप, सोने के 1.25 लाख के कप में वही चाय पीते हो जो मैं पीता हूं। और मेरा तो दावा, मैं तो केसर डाल के खुशबू भी कर लेता हूं, शायद आपके पास वो टेस्ट नहीं पहुंचा होगा। तो क्यों क्रॉकरी दिखाना, कपड़े दिखाना, जेवर दिखाना, जवाहरात दिखाना, प्रोग्राम करना, बर्थडे मनाना, शादियों में जाना, लोगों को बुलाना, नंबर ऑफ चार्टर प्लेन्स इकट्ठे करना। फिर आप में 79 में क्या फर्क है? 79 ने जब शादी की थी, कैगनी तो 400 हवाई जहाज गए थे। क्या रखा है इन बातों में? मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, मैं सुझाव देता हूं। इस देश की जनता भोंडे प्रचार को पसंद नहीं करती है, वो राजनीति में भोंडापन पसंद नहीं करती है, वो राजनीति के अंदर एकाधिकार पसंद नहीं करती है, तो दम में कैसे कर लेगी? आखिर तो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहना है। आज 125 साल से कई घराने जिंदा हैं, तो वो इसीलिए जिंदा है कि चरित्र रखा, करप्शन नहीं किया, गलत काम नहीं किया, धन का प्रदर्शन नहीं किया, 1% मंदिरों में लगाया, धर्मशालाओं में लगाया, जहां भी लगाया आम जनता के लिए लगाया। आखिर एक आदमी की कितनी खुराक और कितना खाना होता है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हीरे जवाहरात के कप प्लेट में खा लो तो उससे क्या खाने का टेस्ट बदल जाएगा? मिर्ची का तो वही मिर्ची का वही तीखा बनाएगा था, कहीं खा लो, वही शक्कर का मीठा बनाएगा था, कहीं खा लो, मगर आप दिखाते हो ये शो करना था, आई एम द रिचेस्ट मैन। अरे आप हो, हिंदुस्तान पूरा जानता है। तो मैं घोर आलोचना करता हूं उन लोगों की जो धन का भोंडा प्रदर्शन करते हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूं उद्योगपतियों को जो अपने धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जन सेवा में, जनता के लिए, आम जनता के फायदे के लिए करते हैं, देशभक्ति के लिए करते हैं, देश के संग्राम के लिए करते हैं, देश की विविधता के लिए करते हैं। ये सही है कि इस क्षेत्र में अंबानी ने कुछ काम किए हैं, मगर धन के प्रतिशत में देखा जाए तो दूसरे उद्योगपतियों ने बहुत ज्यादा किए है। छोटे छोटे गांव का आदमी, मेरे गांव में एक छोटा सा आदमी है, उसने देखते देखते 400 कमरों की स्कूल बना के बच्चों को दे दी। ऐसे लोग हैं, इनसे सीखना चाहिए। आप कोई बहुत बड़े उद्योगपति हो गए तो बहुत बड़े बुद्धिमान नहीं हो गए हो। बुद्धि और धन का कोई संबंध हो जरूरी नहीं है। आप कितना भी कर लो, आपका नाम अमर नहीं होगा। जिसने रविंद्रनाथ ने एक लेख लिख दिया वो अमर हो गया, जिसने नवकार मंत्र का निर्माण किया वो अमर हो गया, जिसने ओम भूस्व तत्सवितुर्वरेण्यम लिखा वो अमर हो गया, जिसने ये साहित्य, शौर्य और त्याग, यही मनुष्य को अमर करते हैं। धन कभी अमर नहीं करता है। इसलिए मैं मैसेज देता हूं हर आदमी को, आम जनता को, क्या उसी का सम्मान करो जिसमें साहस हो, शौर्य हो, त्याग हो, बलिदान हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, देशभक्ति हो, विचारधारा हो, धार्मिकता हो, ईश्वरीयता हो, उसी का सम्मान करना चाहिए। आज इस देश का दुर्भाग्य होगा अगर ऐसे धर्मपतियों के सम्मान में जनता खड़ी हो जाती है तो। इसलिए मैंने जो आलोचना की है बहुत सोच समझ कर की है। ये आलोचना नहीं है, ये संवाद है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये बात सच है कि हम भी नहीं चाहते कि भारत का कोई औद्योगिक माहौल बिगड़े या औद्योगिक घरानों को हम कोई इस तरह की भाषा में बात करें, हम नहीं चाहते। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक सम्यक व्यवहार हो। आप उद्योग लगाएं, उद्योगों में पैसा भी कमाएं, इन्वेस्टमेंट जो करता है वो पैसा कमाना भी चाहता है, निश्चित रूप से उसकी कमाई होनी चाहिए, लेकिन जो कमाई हो उसका एक सम्यक उपयोग हो, ना कि दुरुपयोग हो। अब मैं आपसे एक बात ये जरूर जानना चाहूंगा कि जिस तरह आपको ध्यान होगा कि साउथ इंडिया में एक रेड्डी ब्रदर्स ने एक शादी की थी और इसके 2 दिन पहले ही डिमोनेटाइजेशन मोदी सरकार ने कर दिया था। रुपए रुपए के लिए लोग बाग तंग थे, लेकिन उस शादी में लगभग 1000 करोड़ रुपए का खर्चा उस नवधनाढ़ दंपति ने किया और 50,000 से ज्यादा लोगों को उसने खाने पे बुला लिया। हालांकि वहां धक्कमपेल भी हुई, लेकिन उसने अपना प्रदर्शन जो करना था वो किया। और उसके बारे में भी पता बाद में ये लगा कि वो भी इन्हीं राजनेताओं की शरण में रहकर ये पैसे कमाता रहा है। अब मैं आपसे ये जो कोरोना की जो महामारी चली है, इसको एक पॉइंट जानना चाहता हूं कि इस महामारी के दौरान ये जो 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए के लहंगे खरीदने वाले जो ये धनपति हैं हमारे, 80 करोड़ का लहंगा, 80 करोड़ रुपए के लहंगे जो अपने परिवार को पहनाते हैं, ये जो लोग हैं, ये कोरोना महामारी में किसी तरह सामने आए क्या? जनता का दुख दर्द इन्होंने बांटा क्या?
नहीं, सच बात है, कोरोना में सबने मदद की। टाटा ने मदद की, बिरला ने मदद की, आदित्य के परिवार ने मदद की, अंबानी ने मदद की, स्कूल खोल दिए, हॉस्पिटल, सारी बातें की है। मगर एक अच्छा काम करने का मतलब ये नहीं कि दूसरा बुरा काम करने का लाइसेंस मिल जाए। किए तो हम प्रशंसा करते हैं, यू हैव डन गुड जॉब। आप नए उद्योग लगा, तो मैं आपको एक बात बताऊं, आज एक बात ऐसा उद्योगी घराने हैं जिन्होंने अपने पैसे, अपने मुनीम गुमाख्तों को उद्योगपति बना दिया। क्या 4 उदाहरण भी ऐसा अंबानी जी दे सकते हैं? क्या अडानी दे सकता है? केवल अपना और अपने परिवार का विकास करना तो पार्टी और देश के हित में नहीं है। आप बनाते अपने जैसे 100 आदमी, मैं लिख करके दे सकता हूँ, एक एक परिवार को जानता हूँ जो 200 से 400 उद्योगपति पैदा किए हैं। आपने वो भी नहीं किया। केवल मैं, मेरे लिए और मेरे वास्ते और मेरे अलावा किसी के लिए नहीं। ये उद्योगपति की नीति नहीं होनी चाहिए। उद्योगपति का पहला कर्तव्य है अपने समाज को बढ़ाए। केवल अपने और अपने परिवार को बढ़ाना इज नॉट ए गुड साइन ऑफ ए गुड इंडस्ट्रीज। विदेश में देखो ना, आप कितना बड़ा दान देते हैं। आप इंफोसिस का एक उदाहरण मैंने भारत में दिया है, बाहर तो बहुत, अभी गेट के ताक का उदाहरण देख लीजिए आप, कितने लोगों ने कितना कितना देश के लिए दे दिया। आखिर अपनी भी एक सीमा होती है प्रयोग और उपयोग की, उसके आगे करोगे तो उचित नहीं। आप कमाओ, आप उद्योगपति हो, देश की सेवा कर रहे हो, टैक्स दे रहे हो, वी आर हैप्पी, हम अप्रिशिएट करते हैं, आप अच्छा काम कर रहे हो। मगर अच्छा काम करके कमाए हुए धन को का दुरुपयोग करने का लाइसेंस ये तो आपको हम नहीं दे सकते। ये आज पहली बार मैंने नॉन पॉलिटिकल मामले पर अपनी राय रखी है, क्योंकि इसका असर पॉलिटिशियन के साथ है। मैं ऐसे ऐसे उद्योगपतियों पॉलिटिशियन को जानता हूं, खाने के दिन के बाद में दाल चावल नहीं थे, 4-4, 5-5 5 स्टार होटलों के मालिक बन गए। क्या आपको मालूम नहीं है? बंबई का एक उद्योगपति है, उदयपुर में कैसी होटलें बनाई है, जयपुर में कैसी होटलें बनाई है, दुनिया को मालूम है। ये सब पैसा आता तो उद्योगपतियों से ही है, आता तो धनपतियों से ही है। लाइसेंस बिकते हैं, फेवर बिकता है, एग्रीमेंट बिकते हैं, तो खरीदते तो ही उद्योगपति हैं जो बाद में पैसे का प्रदर्शन करते हैं। और आज बता दूं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये उद्योगपति समझते हैं कि हम उद्योगपति बहुत मालदार नहीं है। ये भीख के टोकरी तक सरकार की मेहरबानी के लिए खड़े होते भिखारी हैं। ये हमारे और आपके जैसे साधारण व्यक्ति अपना खाते, अपना कमाते हैं, किसी की मेहरबानी पर जिंदा नहीं है। अपन ज्यादा बड़े धनपति हैं, जरूरत ही नहीं है। ये जाते हैं, एक एक अफसर की हाजिरी भरते हैं, एक एक मंत्री के पास जाते हैं, एक एमपी के पास जाते हैं, एक एक एमएलए के पास जाते हैं, एक स्थानीय आदमी के पास, मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, जाके मेरा ये काम, मेरा ये काम, मेरा ये काम, मेरा ये काम। तो भिखारी तो ये हुए, हम कहा कि भिखारी हुए? आप जनता कहा कि भिखारी हो गई? जनता सबसे बड़ी दाता है इस देश की। जो जितना बड़ा धनवान है वो कोई कोई तरीके से बना है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ देश के उद्योगीकरण में। जवाहरलाल जी नेहरू ने उस वक्त भाभा एटॉमिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उस वक्त भाखड़ा डाम और अपने भाखड़ा डाम और 50 डाम बना दिए। क्या बात करते हो? उनका त्याग नहीं था क्या? नेहरू जी की कमी थी? वो मोतीलाल जी के पुत्र थे जिनके हर दरवाजे पर गाड़ी होती थी, जिनके कपड़े पेरिस और फ्रांस से धुल कर आते थे। मगर जब जवाहरलाल जी आए तो उन्होंने सादापन अपना लिया। लाल बहादुर शास्त्री धोती कुर्ते के अंदर चले गए थे। किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं आप? है क्या? और जब जब किसी ने प्रदर्शन किया उसका बहुत बुरा अंत हुआ। अब जयललिता के प्रदर्शन की कहानी आपसे छुपी है। 10-10 हजार जूते और 10 हजार साड़ियां, ये क्या है? कोई भी हो, उद्योगपति हो या सेठ हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, जो धन का गंदा और भोंडा प्रदर्शन करते हैं और उसका उपयोग अपने और अपने परिवार के लिए करते हैं, वो उनको मैं देशभक्त की श्रेणी में नहीं मानता। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अभी आपने जो एक रेफरेंस के बतौर हमारे दर्शकों के सामने जो विदेशी जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो विदेशी उद्योगपति हैं, चाहे उनमें बिल गेट्स हो, चाहे वॉरेन बुफे हो, इन्होंने अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा जनता के कार्यों के लिए दिया है। हमारे यहाँ के जो ये धनपति हैं, ये नमूने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए कुछ सामग्री बाढ़ राहत में समझ लीजिए, चाहे वो कोरोना मदद में समझ लीजिए, इसमें भी प्रचार ज्यादा करते हैं और रियल वर्क कम करते हैं। इनकी जो यहां तक सुनने में आ रहा है कि सीएसआर, जो सरकार का एक मैंडेटरी नियम है सीएसआर का, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसमें भी इन्होंने अब तक जो प्रदर्शन किया है वो भी ऐसा दिख रहा है कि ये अपने ही घरों में उस सीएसआर के फंड को यूज करते हैं। अब मैं आपसे चलते चलते ये जानना चाहूंगा कि ये जिस तरह से आपने ही उदाहरण दिया कि मुकेश अंबानी ने नरेंद्र मोदी के कंधे पे हाथ रखा, तो जबकि कंधे पे हाथ तो रिवर्सल होना चाहिए था, जो कि दिख रहा है कि वो कंधे पे हाथ किसने किसके धर रखा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है राजनीति को देखने का,
ये कब तक चलेगा कि इस तरह सरकार कतिपय इन धनपतियों के घरानों को पनपाती रहेगी? इसका कोई इलाज होगा? कोई ऐसी व्यवस्था आएगी जिसमें कि आम जनता ये देख पाए कि सरकार कम से कम कुछ चुनिंदा लोगों को तो ना पनपाए? सरकार आएगी तो वो नए आदमी को चुन लेगी, पुरानी सरकार पुराने को चुन लेगी। ये तो आम जनता द्वारा इन लोगों की घोर उपेक्षा करनी चाहिए। जनता ऐसे लोगों का बाइकआउट करे, तब ऐसे लोगों की वैल्यू घटेगी। सरकारी अफसरों का क्या है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे में चले जाएंगे, एक उद्योगपति दूसरे को बनवा लेंगे। आम जनता जब इन लोगों का तिरस्कार करेगी और इनकी तारीफ करने की जगह कितना भोंडा प्रदर्शन किया है, वरना कहते क्या, देखा शादी में 200 करोड़ लगा दिए, देखा हवाई जहाज दे दिया। जब जनता ही अप्रिशिएट करती है तो कंडेम कौन करेगा? यह जिम्मेदारी इस देश के नागरिकों की है कि ऐसे भोंडे प्रदर्शन का घोर विरोध करे, ऐसे आदमी को नमस्कार तक न करे, ऐसे आदमी को बहिष्कार करे। एक आदमी का नाम नहीं है, व्यक्ति विषय की बात ही नहीं करता मैं, मगर जब जनता ही जय जयकार करेगी और सरकार हमें यहाँ भरेगी तो ऐसे लोगों का कैसे पतन होगा? ये तो खाते जाएंगे, माल बढ़ाते जाएंगे, लेकिन धन कभी काम नहीं आता है। इतना बड़ा समृद्ध आदमी राजनीति कितने मर गए, पीछे उनके बच्चों के हाथ में कुछ भी नहीं आया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप भी जानते हो, ऐसे कई उद्योगपतियों को जानते हो जो मर गए, पीछे उनके बच्चे जब लेने गए तो रिकवरी नहीं आई। इस प्रकार के लोगों को समझाने के लिए हमने पॉजिटिव रूप से आज ही आपको इंटरव्यू दिया है, आलोचना नहीं की है, उनको सुझाव दिया है। आपने बहुत बात कही है। आप जनता को चिढ़ाओ मत, आप जनता को चिढ़ाओ मत, आप देश को जलाओ मत, आप शराबत रखो, अपने धन का अच्छा उपयोग करो, शान से रहो, ठाट से रहो, पर सीमा तो तय करो। अब एक मकान 8,000 करोड़ लगा दिए तो आप क्या, इस तो फिर आप एक काम करते, शहरी गोद ले लेते। ये गलत तरीका है। मैं आपसे कहता हूं 1942 में अकाल पड़ा, पूरा राजस्थान अकाल के भयंकर झंझावातों के अंदर डूब गया था। तब महाराजा उमेश सिंह ने कहा कि उम्मेद भवन बनाएंगे, तो सारे मजदूरों को उन्होंने, स्थानीय मजदूरों को काम पर लगाया, किसी को भूखा नहीं रहने दिया। तब जाके उम्मेद भवन बन गया, तो उद्देश्य तो अच्छा था। अब ये बन गया, दर्शनीय हो गया। आप बनाइए ना, देश के लिए करिए ना काम। लेकिन एक मिनट में आपको रोकता हूँ, एक मिनट रोकता हूँ आपको, एक मिनट रोकता हूँ आपको। आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाया यहाँ पर कि जिस तरह महाराजा उमेद सिंह ने जोधपुर में अंग्रेज सरकार के कार्यकाल में ये अकाल राहत का जो काम किया था, उसी समय बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ने गंग नहर का काम किया था। बहुत अच्छी बात याद दिलाई जी, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। ये उम्मेद भवन से भी बड़ा उदाहरण है। मैं महाराजा बीकानेर के बीकाजी नहर और गंगा नहर के निर्माण को इस देशभक्ति का एक उदाहरण मानता हूं। उन्होंने शो नहीं किया, क्या कमी थी? उनकी कमी थी, राजा महाराजाओं की कमी थी। कल तो हैदराबाद निजामी निकाल करके ले आता एक कि मेरे पास में 150 कैरेट का अलेक्जेंड्रिया 500 करोड़ का हीरा, क्या हो गया? होगा, हर राजा महाराजाओं के पास थी। उन्होंने भी जनता की सेवा की, उपयोग भी किया, दुरुपयोग भी किया, मगर आम जनता के लिए जब जरूरत पड़ा कुछ राजघरानों ने काम भी किया। इसको तो आपको मानना पड़ेगा। कभी बलकर शो नहीं किया। राजा मान सिंह के पास तो सारा अकबर का खजाना था, कभी उन्होंने शो नहीं किया। तो आपको सोचना चाहिए, शराफत में, एग्जीबिशन में, प्रदर्शन में और भोंडे प्रदर्शन में फर्क है। मैं चाहता हूं उद्योगपति ठाट से रहें, सब कुछ करें, मगर उसका बहुत बड़ा हिस्सा उनको जनता के लिए देना चाहिए। खाली टैक्स रिलीफ करने से उनका कर्तव्य समाप्त नहीं होता है। जी, एक चीज मैं और जानना चाहता हूं आपसे, चूंकि आप राजनीतिक गलियारों को भी अच्छे से देख चुके हैं और सरकारी नीतियों से भी वाकिफ हैं। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो हमारे यहां पर एक ट्रेंड चल पड़ा है कि टाटा नमक भी बनाएगा और हवाई जहाज भी बनाएगा, कपड़ा भी बनाएगा, किराना भी बेचेगा, रिलायंस वाला सरसों का तेल भी बनाएगा और किराने की दुकान भी चलाएगा और साथ में पेट्रोल की बड़ी इंडस्ट्री भी लगाएगा। इसको लेकर क्या लगता है आपको कि कहीं कोई एक लिमिट रखी जानी चाहिए या नहीं रखनी जानी चाहिए, जिससे कि ये नहीं, इनको जितने लोगों को काम धंधे पर लगाया जाए उसका प्रतिशत तय कर लेना चाहिए। आप एक उद्योग लगाए तो 10,000 आदमी काम करते हैं, उसी सीमा समाप्त तो दूसरा 20,000 को दो काम। बेरोजगारी को मिटाने के लिए काम आने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। आप उद्योग लगाते हो, ऑटोमेशन करते हो वर्ल्ड मार्केट कंपटीशन में। ऑटोमेशन के बाद 1,000 आदमी तो रिलीव हो जाते हैं, 5 आदमी धंधे पर लग जाते हैं।
ये प्रवृत्ति गलत है। औद्योगिकरण देश का होना ही चाहिए। ये देश, भारत देश विश्व की आर्थिक राजधानी बने, ये कौन नहीं चाहेगा? आप नहीं चाहोगे, मैं नहीं चाहूंगा, जनता नहीं चाहेगी। मगर इसके चक्कर के अंदर जिस प्रकार से मैंने धन के उपयोग की आलोचना नहीं, दुरुपयोग की आलोचना की है। धन के द्वारा पैदा किए जाने वाले उद्योगों की बुराई नहीं की, उद्योगों द्वारा प्राप्त किए हुए धन के दुरुपयोग की उपयोग किया, वाचालता का विरोध किया है और किसी चीज का विरोध नहीं किया। मैं तो चाहता हूँ 100 अंबानी और बने इस देश में, 1000 अडानी बन जाए, 2000 बिरला बन जाए, क्या बुराई है? मगर बनने के बाद का जो प्रदर्शन है शालीन होना चाहिए, सम्मानीय होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति होना चाहिए, आम जनता के हित का होना चाहिए। केवल एक घड़ी घराने के लिए पेट भराई या दिखाने का साधन नहीं होना चाहिए। मैं यही तक सीमित करना चाहता हूं, क्योंकि अगले विषय पर फिर राजधानी पर मुझे आपको राजनीति में बात करनी है। अभी इस प्रकार देश की राजनीति में अभी तूफान आने वाले हैं, राजस्थान की राजनीति में भूचाल आने वाला है। इन सब बातों पर चर्चा करूंगा। इस विषय पर मैं आज आपसे केवल इतना ही कह सकता हूं। जी, तो आपने आज हमारे दर्शकों को अपने लंबे अनुभव से अवगत कराया। तो ये थे राजनीति के चाणक्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्राजी सिंह भी। चंद्राजी सिंह भी, आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद। तो आपने जाना कि किस तरह भारत की सरकार पर कतिपय धनपति, धनाढ्य घरानों को पनाह देने का, वरद हस्त उनको देने का आरोप जो है विपक्ष का वो लगता आ रहा है लगातार, और हालात जो सामने खड़े हैं वो भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि किस तरह से ये नवधनाढ्य अपनी संपत्ति का, अपने धन का वल्गर प्रदर्शन करते हैं। और भारत जैसे देश में, जहां इतनी बड़ी आबादी के पास आज भी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं, ऐसे में बर्थडे के ऊपर, शादी समारोह के ऊपर जिस तरह का बेतहाशा खर्चा किया जाता है, इसको लेकर आप लोगों को भी इस बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।